हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज, जो कि आपको पता ही है। तो जिसका बहुत ही इंतज़ार कर रहे थे आप कि मैं वो सीरीज़ लेकर आऊँ जिसमें आपको बिजनेस स्टडी पढ़ाऊँ 11th क्लास की। इसके लिए आपने बहुत सारे कमेंट भी करे थे, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हमें 11th क्लास की बिजनेस स्टडी भी पढ़ाएं। तो वही सीरीज़ मैं लेकर हाजिर हूँ जिसमें बिजनेस स्टडी में आपको हिंदी में पढ़ाऊँगा, 11th क्लास की होगी। और ये सिलेबस CBSE के अकॉर्डिंग चलेगा। जो भी चीज़ इसमें मैं पढ़ाऊँगा बताऊँगा, वो सारी चीज़ें CBSE के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बताऊँगा। और आज की इस पहली वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 को देखने वाले हैं कि इसमें आखिर है क्या, क्या इसमें बताया गया है। तो एक्सरसाइज 1.1 व्यवसाय एक परिचय। व्यवसाय के परिचय को बारे में जानेंगे हम। यहाँ पे समझेंगे कि व्यवसाय की आखिर क्या परिचय है। हमारा परिचय होता है जैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन, ऐसे ही सेम टू सेम व्यवसाय का भी होता है। सबसे पहले इसकी अवधारणा जान लेते हैं, इसकी क्या क्या धारणाएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी क्रिया में व्यस्त रहता है। हर व्यक्ति किसी न किसी क्रिया में व्यस्त रहता है। ये सही बात है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर रहा होता है। तो वो कर क्या रहा होता है, आइए देख लेते हैं। कुछ व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन तथा क्रय विक्रय में व्यस्त रहते हैं। कुछ व्यक्ति वकालत के काम में, तो कुछ व्यक्ति रोगियों के इलाज में व्यस्त रहते हैं। कुछ व्यक्ति कारखानों में नौकरी कर रहे हैं, तो कुछ व्यक्ति सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति धर्म प्रचार में व्यस्त हैं, तो कुछ समाज सेवा में व्यस्त हैं। सारे व्यक्ति कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं, किसी न किसी कार्य में व्यस्त हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है, मैं ये बता क्यों रहा हूँ। तो इसका बताने का अर्थ मेरा ये है कि जो भी ये क्रियाएं कर रहे हैं, उन सभी क्रियाएं कौन सी हैं, वो मानवीय क्रियाएं हैं। वो सारी क्रियाएं मानवीय क्रियाएं कहलाती हैं। यदि हम इन सारी क्रियाओं को ध्यान से देखें, समझें, तो हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं। दो भागों में हम इन्हें बांट सकते हैं, और बांटा गया भी है, जो मैं आगे चल के आपको भी बताऊंगा। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो धन के लिए की जाती हैं, और कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो मानसिक संतुष्टि या सेवा के लिए की जाती हैं। तो ये क्रियाएं जिनको दो भागों में बांट सकते हैं, वो कौन कौन सी हैं? आर्थिक और अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया, अभी आगे चल के इनके बारे में पूरा पढ़ेंगे संक्षेप में कि क्या होता है आर्थिक क्रिया और क्या होती है अनार्थिक क्रियाएं। ठीक है, तो आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ तक हमारे को क्या मिलता है सीखने को, कि हर वो क्रिया जो आदमी कर रहा है वो मानवीय क्रिया कहलाती है। यहाँ तक ये मिलता है सीखने को। तो अब संक्षेप में मानवीय क्रिया की परिभाषा जान लेते हैं कि आखिरकार मानवीय क्रिया होती क्या है, इसकी क्या परिभाषा है। तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो भी क्रिया करता है उसे मानवीय क्रिया कहते हैं। ठीक है, मनुष्य अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए जो भी क्रिया करता है वही मानवीय क्रिया कहलाती है। अब जो मानवीय क्रिया है वो धन से संबंधित भी हो सकती हैं और मानसिक शांति या सेवा से संबंधित भी हो सकती हैं। इन्हीं के आधार पर हम इन्हें दो भागों में बांटे गए हैं और इन्हें बांटा हुआ है। पहला है आर्थिक क्रिया और दूसरा है अनार्थिक क्रिया, जैसा कि मैंने ऊपर ही बता दिया। तो आइए अब आगे चलते हैं और जान लेते हैं कि आर्थिक और अनार्थिक क्रिया आखिर है क्या, क्या इनकी खास बातें हैं। सबसे पहले जानेंगे हम आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो इसका अभिप्राय उस क्रिया से है जिसका उद्देश्य धन अर्जित करना होता है। तो आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं कहलाती हैं जिनका उद्देश्य क्या होता है, धन अर्जित करना, धन कमाना होता है। जैसे वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, वस्तुओं के क्रय विक्रय से हमें क्या मिलता है, धन प्राप्त होता है। वकालत का काम करना, इससे भी हमें धन प्राप्त होता है। आप किसी का केस लड़ेंगे, आप एडवोकेट हैं, तो आपको जरूर वो कोई ना कोई फीस देगा। या नौकरी करना, नौकरी करने से भी हमें धन मिलता है, सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है। तो ये वो सारी क्रियाएं हैं जिनसे हमें क्या होती है, धन की प्राप्ति होती है, और ये सारी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। बात समझ में आ गई होगी कि वह कार्य जिसका उद्देश्य धन कमाना हो, धन अर्जित करना हो, वही क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इनको तीन प्रकार में, तीन भागों में बांटा गया है। आर्थिक क्रियाओं को तीन भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, व्यवसाय, दूसरा पेशा, और तीसरा रोजगार। ठीक है, आगे चल के इन तीनों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल जान लेते हैं कि अब अनार्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। आर्थिक क्रिया तो हमने जान ली, अब अनार्थिक क्रिया। तो इसका अभिप्राय उस क्रिया से है जिसका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता। आर्थिक क्रिया में उद्देश्य होता है धन कमाना और अनार्थिक क्रिया में उद्देश्य धन कमाना नहीं होता। तो फिर धर्म प्रचार करना होता है, देश सेवा करना होता है। कोई भी व्यक्ति ये समाज सेवा कर रहा है तो वो आर्थिक क्रिया नहीं है, वो अनार्थिक क्रिया है। ठीक है,
कोई व्यक्ति है जो अपने धर्म को फैला रहा है, धर्म के बारे में बता रहा है, लोगों को समझा रहा है, जागरूक कर रहा है, तो वो आर्थिक क्रिया नहीं, वो अनार्थिक क्रिया में आएगी। ठीक है, बात यहाँ से समझ में आती है कि अनार्थिक क्रिया का उद्देश्य धन कमाना नहीं होता और आर्थिक क्रिया का उद्देश्य धन कमाना होता है। तो चलिए अब चलते हैं आर्थिक क्रिया के जो 3 प्रकार थे उनके ऊपर, और सबसे पहला जान लेते हैं कि आखिर व्यवसाय होता क्या है, क्या इसकी परिभाषा है। तो इसका अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से है जो निरंतर आधार पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय द्वारा लाभ अर्जित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, व्यवसाय वह क्रिया, आर्थिक क्रिया है जो निरंतर आधार पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। निरंतर का मतलब है कंटिन्यूअस, लगातार वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है और उन्हें बेचकर उनसे लाभ अर्जित करती है, ये व्यवसाय कहलाता है। ठीक है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी समझ में ना हो तो जरूर कमेंट करना, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं जो बता रहा हूँ तुम्हें समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, और समझ में आ रहा तो लाइक कर देना, जिससे मुझे पता चल सके कि हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, और कोई भी जानकारी चाहिए, इमीडिएटली कुछ भी आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो चैनल, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको एक ग्रुप दिखेगा, उसमें ज्वाइन कर लें, ताकि आप बहुत सारे बच्चे हो जाए तो कोई भी कन्फ्यूजन हो सके तो आप आपस में इजीली डिस्कस कर सकें। ठीक है, बाकी का फिर मैं तो हूँ ही। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला देख लेते हैं व्यवसाय की विशेषताएँ क्या क्या हैं, कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहला आर्थिक क्रिया। पता ही आपको कि व्यवसाय क्या है, एक आर्थिक क्रिया, और आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होता है वो मैंने ऊपर समझा दिया। एक बार फिर भी पढ़ देता हूँ कि क्या है। व्यवसाय के अंतर्गत केवल आर्थिक क्रियाओं को ही शामिल किया जाता है, अतः किसी क्रिया को व्यवसाय मानने के लिए उसका आर्थिक क्रिया होना आवश्यक है, जैसे एक दुकानदार द्वारा वस्तुओं का क्रय विक्रय। ठीक है, अगर किसी कार्य को आप व्यवसाय के अंदर लाना चाहते हैं, व्यवसाय उसको मानना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या आवश्यक है, उसका आर्थिक क्रिया होना आवश्यक है। ठीक है, दूसरा है लाभ का उद्देश्य। किसी क्रय विक्रय के व्यवहार को व्यवसाय मानने के लिए यह आवश्यक है कि व्यवसायी का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, पहला वह आर्थिक क्रिया होनी चाहिए, दूसरा लाभ कमाने का उद्देश्य होना चाहिए, तभी आप उसको व्यवसाय कह सकते हैं, अन्यथा वो व्यवसाय फिर नहीं होगा। ठीक है, अगला कौन सा है, अगला है वस्तुओं एवं सेवाओं का हस्तांतरण। व्यवसाय के लिए वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति स्वयं के उपभोग के लिए किसी वस्तुओं या सेवाओं का क्रय करता है तो वह क्रिया व्यवसाय नहीं कहलाएगी। ठीक है, व्यवसाय के लिए वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण होना आवश्यक है। ठीक है, खरीदना बेचना ये चलता रहना चाहिए निरंतर। अगर कोई व्यक्ति खुद के उपभोग के लिए कोई वस्तु खरीदता है तो वह व्यवसाय नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने कोई भी वस्तु उपभोग किया खुद के लिए तो उससे आपका कोई लाभ नहीं होगा, जबकि हमने पीछे पढ़ा कि व्यवसाय के लिए लाभ होना बहुत आवश्यक है, उद्देश्य क्या होना चाहिए, लाभ कमाना होना चाहिए। लेकिन इसी के स्थान पर अगर कोई दुकानदार अपने घर के लिए बाजार से कुछ सामान खरीदता है तो यह क्रिया व्यवसाय नहीं है, परंतु वही दुकान पर बेचने के उद्देश्य से खरीदता है तो वह व्यवसाय कहलाएगा। ठीक है, मतलब आपने कोई वस्तु उपभोग की खुद के यूज़ के लिए तो वो व्यवसाय नहीं कहलाएगी, लेकिन आपने कोई चीज़ खरीदा अपनी दुकान पर उसको रीसेल करने के लिए, उसको वापस बेचने के लिए, तो वह व्यवसाय कहलाएगी, क्योंकि वहाँ पर आप जरूर आप लाभ कमाना चाहेंगे। अगर आपने 2 रुपये की चीज़ खरीदी है तो जरूर आप उसको 10 रुपये में बेचेंगे और 8 रुपये का लाभ कमाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। अगला कौन सा है, व्यवहारों में निरंतरता। व्यवसाय उस आर्थिक क्रिया को कहते हैं जो निरंतर होती हो, अर्थात क्रय विक्रय बार बार होना चाहिए। यदि यह क्रिया बार बार ना होकर कभी कभी होती है तो यह व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, व्यवसाय बनाने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें निरंतर लगातार क्रय विक्रय होते रहना चाहिए, बीच में रुकना नहीं चाहिए। अगर वो कभी कभी होती है, जैसे कि आपके पास बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया और आपने फालतू का कबाड़ पड़ा, आप जाके कबाड़ी वाले को बेच दें और उससे आपको लाभ हो गया, कहेंगे ये तो मेरा व्यवसाय हो गया। मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, ये व्यवसाय नहीं है। कहोगे क्यों नहीं है, तो मैं यूँ कहूँगा कि ये बताओ कि क्या डेली व्यवसाय है ये जो है तुम्हारा कबाड़ा बेचने का काम डेली का है, डेली कबाड़ा बेचते हो, नहीं बेचते। ठीक है, तो इसलिए व्यवसाय नहीं है। व्यवसाय वही क्रिया होती हैं जो लगातार हो। अगर आप डेली कबाड़ा बेचकर लाभ कमा रहे हो डेली, तो वह व्यवसाय बन सकता है, लेकिन अगर आप उसको डेली नहीं करते तो वो आपके लिए व्यवसाय नहीं है। जिसको आप कबाड़ा बेच रहे हैं, कबाड़ी वाले को, ये उसके लिए व्यवसाय है, क्योंकि उसका डेली का काम है खरीदना। वो खरीदेगा और फिर कहीं और ले जाकर वो बेचता है, जिससे उसे लाभ होता है।
तो ये आपके लिए व्यवसाय नहीं है, लेकिन जो आपसे कबाड़ी वाला है उसके लिए ये व्यवसाय है। ठीक है, अगला देख लेते हैं जोखिम का तत्व। जोखिम का तत्व, व्यवसाय को फूलों की सेज नहीं समझना चाहिए, इसमें पग पग पर कांटे हैं। मतलब क्या है इसका, कि समस्याएं आती हैं। जो व्यवसाय होता है ऐसा नहीं है कि बहुत ही आसान है, व्यवसाय कर लिया लो जी लाभ ही लाभ आए जा रहे, प्रॉफिट पे प्रॉफिट हुआ जा रहा है। इसमें स्टेप स्टेप पर क्या होता है, समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और ऐसी ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो हानि का कारण बनती हैं। अगर समय रहते इनका समाधान ना किया जाए, इनको सॉल्व ना किया जाए, तो पूरा व्यवसाय समाप्त होने के कगार पर आ सकता है, बंद हो सकता है। इसीलिए व्यवसाय करना बहुत ही जोखिमपूर्ण होता है। ठीक है, अगला उपयोगिता का सृजन। वस्तुओं को समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाने के लिए व्यवसाय द्वारा उनमें विभिन्न प्रकार की उपयोगिताओं का सृजन किया जाता है। जैसे स्थान उपयोगिता, मतलब उसको कोई उपभोक्ता को कोई प्रोडक्ट चाहिए, वो चाहता है उसके घर पे मिले वो, तो आप अपने यहाँ से उस प्रोडक्ट को ले जाके उसको होम डिलीवरी देते हैं, ये स्थान उपयोगिता हो गई। कोई उपभोक्ता चाहता है कि उसको ये कोई प्रोडक्ट है वो छोटे साइज में नहीं बड़े साइज में मिले, अगर आपने उसको बड़े साइज में उपलब्ध करा दी तो वो क्या हो गया, रूप उपयोगिता हो गया। आपने छोटे को बड़े साइज में उसको उपलब्ध कराया तो उसका रूप चेंज हो गया, तो वो हो गया रूप उपयोगिता। अगला है समय उपयोगिता। उपभोक्ता चाहता है कि मुझे 2 दिन के अंदर ही चाहिए, अगर आपने 2 दिन के अंदर ही उसे उपलब्ध करा दिया तो ये हो गया समय उपयोगिता। और ऐसी स्वामित्व उपयोगिता, जो चीज़ आपके पास थी आपने उसको उपलब्ध कराई, तो उसका जो स्वामित्व है वो आपसे हटकर उस कस्टमर के पास चला गया, तो ये होता है स्वामित्व उपयोगिता। तो ऐसे ही वस्तुओं को समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाने के लिए व्यवसाय द्वारा क्या की जाती है, उपयोगिताओं का सृजन किया जाता है। ठीक है, अगला उपभोक्ता का संतुष्टि। उपभोक्ता संतुष्टि सबसे महत्वपूर्ण पाठ ये है कि जितना जहाँ एक और व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता संतुष्टि भी उतनी ही आवश्यक है, बिना इसके लाभ की इच्छा व्यर्थ है। जितना महत्वपूर्ण लाभ कमाना है उतना ही महत्वपूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि भी है। अगर उपभोक्ता संतुष्ट नहीं होता तो अगली बार वो आपसे कोई भी प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा, जिससे आपके लाभ कमाने की जो इच्छा थी वो व्यर्थ हो जाएगी, लाभ नहीं कमा पाएंगे, हानि का भी मुंह देखना पड़ सकता है। तो इसलिए ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि उपभोक्ता संतुष्ट हो जाए, उपभोक्ता को लगे हाँ भाई ये जो क्वालिटी है ये यहीं मिल सकती है और इससे बेहतर नहीं हो सकता, तो वो आपके पास कंटिन्यूसली आएगा और आपसे प्रोडक्ट बाय करेगा, जिससे आपको लाभ होगा ही होगा। तो ये थी हमारी व्यवसाय की विशेषताएं। अब देख लेते हैं पेशा। पेशा क्या होता है? इसका अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से है जो एक विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है। पेशा भी एक आर्थिक क्रिया है, मैंने पीछे ही बताया था, लेकिन इसमें कुछ नियम और वो होते हैं, जैसे कि विशेष ज्ञान और कुशलता प्राप्त व्यक्ति ही कर सकता है। जो पेशा है वो एक विशेष ज्ञान और कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा करनी होती है। ठीक है, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। मेन इस परिभाषा में जो मेन पॉइंट है वो ये है कि पेशा वही व्यक्ति चला सकता है जो जिसके पास विशेष ज्ञान हो और कुशलता हो। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसकी विशेषताएं। विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी कौशल। विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी कौशल, पेशे की पहली विशेषता यह है कि एक पेशेवर व्यक्ति में विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी चातुर्य होना चाहिए, अतः एक साधारण व्यक्ति पेशे को नहीं चला सकता। यही बात मैंने आपको ऊपर परिभाषा में बताई कि अगर आपको कोई पेशा चलाना है तो उसके लिए आपको विशिष्ट ज्ञान, स्पेशल ज्ञान होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए और तकनीकी कौशल भी होना चाहिए, तभी आप एक पेशेवर बन सकते हैं, एक पेशे को चला सकते हैं, अन्यथा आप नहीं चला सकते। अगला है प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था। पेशे का प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने के लिए औपचारिक व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप एक पेशेवर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे आपको एक्सपीरियंस आएगी। ठीक है, तो उसके लिए औपचारिक व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत सारी संस्थाएं जो प्रशिक्षण देती हैं और अनुभव भी करवाती हैं, ट्रायल करवा करवा के। आपने देखा होगा कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना होता है, जिससे कि आपको अनुभव होता है, और उसके लिए आपको ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है। ठीक है, तो बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो ये काम करती हैं, इसके लिए औपचारिक व्यवस्था होना आवश्यक है।
ठीक है, आगे चलते हैं। प्रतिनिधि पेशेवर संघ का होना, प्रतिनिधि पेशेवर संघ का होना क्या है देखते हैं। इसकी तीसरी विशेषता के रूप में किसी के लिए एक प्रतिनिधि संघ का होना आवश्यक है। ठीक है, इसका तीसरी विशेषता यह कहती है कि इसके लिए एक प्रतिनिधि संघ का होना बहुत ही आवश्यक है, जिसके निम्नलिखित मुख्य कार्य होते हैं। क्यों होना आवश्यक है? क्योंकि वो बहुत सारी कार्य करती है। और कौन कौन सी करती है? अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करती है। जो पेशेवर संघ होती हैं वो एक पेशेवर के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं, पेशे की विभिन्न क्रियाओं का मार्गदर्शन करती है, आचार संहिता तैयार करती है। आचार संहिता तैयार करने का मतलब नियम कायदे कानून जो भी होते हैं उनके वो तैयार करती है। न्यूनतम योग्यता निर्धारित करती है कि अगर आपको एक पेशेवर बनना है, पेशा चलाना है, तो उसके लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। और प्रवेश को नियमित करती है, मतलब कि जो भी इसमें एंट्री लेना होता है, जो भी बंदा इसमें आता है पेशेवर बनना चाहता है, तो उसको क्या क्या चीज़ करनी होंगी, उसको कैसे आना होगा, वो सारी चीज़ें करती है, नियमित करती है, निर्धारित करती है। जैसे कि वकालत के पेशे के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? एक पेशेवर संघ है ये। बार काउंसिल ऑफ इंडिया वकालत के लिए है, एडवोकेट के लिए है। ऐसी ही चिकित्सा के लिए है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, यहाँ पर जाकर ट्रेनिंग वगैरह भी दिए जाते हैं यहाँ पर और बताया जाता है। तो यहाँ पर इसका ये क्या है? एक पेशेवर संघ है। और अगला है लेखा शास्त्र यानी कि अकाउंटेंट, इनके लिए भी क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये भी एक पेशेवर संघ है जो क्या करती हैं? इन सब के लिए आचार संहिता निर्धारित करती हैं, बहुत सारी क्रियाएं करती हैं, जैसे कि इनका व्यवहार निर्धारित कर देती हैं, इनको मार्गदर्शन देती हैं, इनकी न्यूनतम योग्यता को निर्धारित करती हैं। ठीक है, इनके प्रवेश को नियमित करती हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो ये पेशेवर संघ करती हैं, निर्धारित करती। अगला है आचार संहिता। आचार संहिता का मतलब क्या होता है? ऊपर ही मैंने बताया कि आचार संहिता का मतलब पेशेवर व्यक्ति निर्धारित आचार संहिता का पालन करने के लिए बाध्य होता है। आचार संहिता के अंतर्गत पेशे से संबंधित नियम, ईमानदारी, सत्य, निष्ठा एवं नैतिकता आदि हैं। ठीक है, आचार संहिता का मतलब होता है जो भी कायदे कानून, नियम, ईमानदारी, सत्य, निष्ठा, नैतिकता, जो भी इनको पालन करना होता है, जो भी इनके रूल्स होते हैं उन सबको इनको फॉलो करना होता है, जो आचार संहिता के अंतर्गत आती हैं। और एक पेशेवर इनको फॉलो करने के लिए बाधित होता है, इनका कभी भी अनफॉलो इनको नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हमारी पेशे की विशेषताएं थी। लास्ट और है, इसे भी देख लेते हैं। आर्थिक स्वार्थ के स्थान पर सेवा भावना को प्राथमिकता। अन्य धंधों एवं व्यापार की भांति ही पेशा करना भी जीवित रहने के लिए धन अर्जित करने का एक साधन है, जिसमें विशेष ज्ञान के आधार पर उचित पारिश्रमिक लेकर समाज की सेवा की जाती है। यही कारण है कि पेशेवर लोगों को समाज में सम्मान प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे अन्य धंधे, व्यापार, व्यवसाय होते हैं, उनको भी जीवित रहने के लिए धन अर्जित करते हैं वो लोग भी, और ये पेशा भी एक तरीके से यही काम करता है। यहाँ पर भी धन अर्जित किया जाता है, लेकिन धन अर्जित तो किया जाता है, लेकिन यह विशेष ज्ञान के आधार पर। मतलब कि धन अर्जित करना मतलब ऐसे नहीं कुछ भी करके धन अर्जित कर लो। अगर आप पेशा कर रहे हैं तो आप में विशेष ज्ञान होना चाहिए, आपको उसी के आधार पर पारिश्रमिक मिलनी है। क्यों? क्योंकि आप समाज की सेवा करेंगे। ठीक है, इसी कारण से पेशेवरों की समाज में सम्मान होती है। अपने डॉक्टरों को देखा होगा, बहुत ऐसे डॉक्टर होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? इसी कारण से, विशेष ज्ञान के कारण से, और दूसरा वो समाज सेवा करते हैं और कोई भी ज़्यादा फीस वगैरह नहीं लेते, उनको जो फीस निर्धारित होती है वही लेते हैं। वो दूसरी बात है कि बहुत सारे वैसे डॉक्टर्स भी होते हैं जो भी धोखाधड़ी भी करते हैं, किडनी वगैरह निकालना ये सब चलता रहता है, लेकिन ये इनके रूल्स में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी पेशे की विशेषताएं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपने पेशे के बारे में समझ लिया होगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो कमेंट कर देना, उसका आपको उत्तर देखने को मिल जाएगा। दोबारा से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। रोजगार का अर्थ देख लेते हैं, आखिर रोजगार क्या होता है। इसका अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से है जिसके अंतर्गत लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और फलस्वरूप पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। यह एक तरीके से समझौता होता है। ठीक है, जो रोजगार होता है यह भी एक आर्थिक क्रिया है। ठीक है, और लेकिन इसके अंतर्गत आप दूसरे व्यक्ति के लिए काम करते हैं और उसके फलस्वरूप आपको सैलरी वगैरह मिलती है। तो आइए देखते हैं कि रोजगार की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहला है दूसरों के लिए सेवा।
रोजगार की पहली विशेषता दूसरों के लिए सेवा करना है, मतलब कि आपको दूसरे के लिए काम करना होगा। व्यक्तिगत सेवा, कर्मचारी को सेवा स्वयं ही प्रदान करनी होती है, अर्थात वह अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्तियों से कार्य नहीं करवा सकता। ठीक है। समझौता, रोजगार एक विशेष समझौते के अधीन प्राप्त होता है। समझौते में नियुक्ति का आधार लिखा जाता है और पारिश्रमिक भी, मतलब जो समझौता होता है उसमें लिखा जाता है कि नियुक्ति जो हुई है उसकी किस आधार पर हुई है। ठीक है। और उसकी पारिश्रमिक भी उसमें दर्शाई जाती है, दिखाई जाती है। नौकर, कर्मचारी अपने स्वामी का नौकर होता है। ठीक है। पूंजी की आवश्यकता नहीं, रोजगार में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। अगर आप कहीं पर कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी खुद की पूंजी होना आवश्यक नहीं है, वो पूंजी उस व्यक्ति की होती है जिसके यहाँ आप काम कर रहे होते हैं। जोखिम नहीं, रोजगार में सारा जोखिम स्वामी का होता है। अगर रोजगार में कोई भी हानि होती है तो वो स्वामी की होगी, जो भी उसका बॉस होगा उसको वो हानि होगी, आपको कोई हानि नहीं होगी, आपको सैलरी आपकी मिलती रहेगी। नियोक्ता की प्रकृति, नियोक्ता कोई भी हो सकता है, जैसे सरकार, सरकारी उपक्रम और निजी संस्थान। नियोक्ता कोई भी हो सकता है, नौकरी आपको कहीं भी मिलती है, जैसे सरकारी भी मिलती है, सरकारी उपक्रम में मिलती है या तो प्राइवेट में मिलती है। ठीक है। तो नियोक्ता कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो ये है हमारी रोजगार की विशेषताएं। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं व्यवसाय के उद्देश्य। अभी लास्ट में चल के मैं आपको रोजगार, पेशा और व्यवसाय में अंतर भी बताऊंगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको जरूर पढ़ना, उसको लिख लेना। पेपर में 100% पूछा जाता है रोजगार, व्यवसाय और पेशे में अंतर क्या होता है। तो आइए फिलहाल व्यवसाय के उद्देश्य देख लेते हैं। व्यवसाय के उद्देश्य भी दो तरीके के होते हैं, आर्थिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। तो सबसे पहले आर्थिक उद्देश्य देख लेते हैं क्या होता है। तो आर्थिक उद्देश्य में सबसे पहला आता है आपका लाभ अर्जित करना। ठीक है। आर्थिक उद्देश्य का मतलब वही लाभ कमाना। ठीक है। तो सबसे पहला है लाभ अर्जित करना। प्रत्येक व्यवसाय उपक्रम की स्थापना का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। जो भी व्यवसाय स्थापित होती है उसका उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। लाभ कमाने के संबंध में दो अवधारणाएं हैं, पहला अधिकतम लाभ और दूसरा पर्याप्त लाभ। यहाँ पर पर्याप्त लाभ किसी भी व्यवसाय के लिए अधिक उचित होता है। अब लाभ कमाना तो उद्देश्य है ही, इसमें भी दो अवधारणाएं हैं इसकी, पहला है अधिकतम लाभ कमाना और दूसरा पर्याप्त लाभ कमाना। जो व्यवसाय अधिकतम लाभ कमाने के पीछे पड़ती है वो जरूर आगे चलकर कहीं ना कहीं बंद होने के कगार पर आती है। अब कहोगे ऐसा क्यों, अधिकतम लाभ कमाना तो अच्छी बात है। मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई कंपनियां ऐसा करती हैं कि ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में जमाखोरी करने लगती हैं, मिलावट करने लगती हैं, ऐसी ज़्यादा कीमत पर वस्तुएं बेचने लगती हैं। ठीक है। जिससे क्या होता है, अधिकतम लाभ तो होता है लेकिन आगे चलकर फिर उस व्यवसाय की जो एक छवि होती है वो नकारात्मक छवि उत्पन्न होती है, फिर उससे कोई ग्राहक कुछ भी खरीदता नहीं है, जिसके वजह से उसको लॉस होता है, और लॉस होने के कगार से क्या होता है, वो बंद ठप हो जाता है। इसी का दूसरा अवधारणा है पर्याप्त लाभ। जो कंपनी पर्याप्त लाभ कमाने चाहती है, कमाना शुरू करती है, इसके पथ पर चलती है, वो लंबे समय तक टिकी रहती है, क्योंकि वो ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में कभी भी जमाखोरी नहीं करती, क्वालिटी को ख़राब नहीं करती और उचित कीमत पर ही वस्तुओं को बेचती है, जिससे कि उसके उपभोक्ता क्या होते हैं, संतुष्ट रहते हैं, जिसके वजह से उससे वो लंबे समय तक जुड़े रहते हैं और व्यवसाय भी लंबे समय तक चलता है। ठीक है। तो किसी भी व्यवसाय के लिए पर्याप्त लाभ कमाना ही उचित होगा। अगर वो अधिकतम लाभ के पीछे पड़ती है तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करेगी जिससे कि उसको ही हानि होनी है और आगे चलकर बंद भी वो हो सकती है। तो अगला देखते हैं, अगला है ग्राहक सृजन। व्यवसाय का दूसरा आर्थिक उद्देश्य ग्राहकों का सृजन करना है। ग्राहकों का सृजन करना मतलब कि ग्राहकों को अपने बारे में बताना, उनको एकत्रित करना। ग्राहकों के सृजन का अभिप्राय अधिक से अधिक संभावित उपभोक्ताओं को अपने उत्पादों की ओर आकर्षित करना है। ठीक है। वही मतलब अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना और उनको अपनी तरफ आकर्षित करना ही ग्राहक सृजन कहलाता है। ग्राहक सृजन का उद्देश्य लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लाभ तभी प्राप्त होते हैं जब कोई वस्तु को खरीदे। ठीक है। तो इसका मेन मोटिव ये है कि जो ग्राहक सृजन है ये लाभ कमाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने बारे में लोगों को बताओगे नहीं, अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताओगे, उनको अपने प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित नहीं करोगे, तब तक वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे नहीं, और जब तक वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे नहीं आपको लाभ होगा ही नहीं। ठीक है। तो ग्राहक सृजन करना भी एक आर्थिक उद्देश्य है। अगला है नव परिवर्तन। आज व्यवसाय का सामना एक प्रगतिशील युग से हो रहा है।
उपभोक्ता दिन प्रतिदिन जागरूक होता जा रहा है, रीति रिवाज भी लगातार बदल रहे हैं। ऐसी स्थिति में नव परिवर्तन की सहायता से ही व्यवसाय का अस्तित्व संभव है। नव परिवर्तन का अभिप्राय कुछ नया करने से। नव परिवर्तन का मतलब होता है कुछ नया करते रहना, बार बार परिवर्तन करते रहना। अपनी जो भी आज का युग कैसा है, प्रगतिशील है, तुरंत बदलता है। ठीक है, दिन पर दिन क्या होते हैं, उपभोक्ता जागरूक होते जा रहे हैं, फ़ोन वगैरह आ गए हैं, नेट इतना तेज चलने लग गया है कि मिनट में किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रीति रिवाज भी लगातार बदल रहे हैं। तो इस स्थिति में इन सब के अनुसार खुद को चेंज करना, खुद में परिवर्तन करना और उनके अनुसार आप अपने आप को ढाल लेना ताकि मार्केट में हम चल सकें। ठीक है, इसी को नव परिवर्तन कहते हैं। मतलब कि उपभोक्ता के अनुसार खुद को चेंज करके उनके सामने प्रस्तुत करना नव परिवर्तन कहलाता है। ये भी बहुत ही आवश्यक है लंबे समय तक टिके रहने के लिए। तो ये हमारे आर्थिक उद्देश्य यहाँ पर समाप्त हो गए। अब देख लेते हैं हमारे सामाजिक उद्देश्य क्या हैं। व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य भी होते हैं, देखते हैं। उचित किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर। व्यवसाय का प्रथम सामाजिक उद्देश्य उपभोक्ताओं को लगातार उच्च किस्म की वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में तथा उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है। जो सामाजिक उद्देश्य का पहला उद्देश्य यही कहता है कि व्यवसाय का प्रथम उद्देश्य जो ये है उचित किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर, वो यह कहती है कोई भी उपभोक्ता हो उसको उचित किस्म की वस्तु उचित मात्रा में ही मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं जमाखोरी हो रही हो, ज़्यादा कीमत पर बेचा जा रहा हो, क्वालिटी लो क्वालिटी की हो, ऐसा कुछ नहीं। उचित क्वालिटी हो और उचित मूल्य पर वो उसको उपलब्ध कराने की पहली उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है समाज के विकास में योगदान। व्यवसाय जिस समाज में जन्म लेता है और फलता फूलता है उसके विकास में उसे निश्चित रूप से कुछ योगदान देना चाहिए जिससे समाज का विकास हो सके। ठीक है, अगर कोई व्यवसाय जन्म ले रहा है, फल फूल रहा है, तो वो जिस समाज में है, जिस समाज में जन्म ले रहा है, फल फूल रहा है, उसका ये उद्देश्य बनता है कि वो उस समाज के प्रति कुछ करे जिससे कि उस समाज का विकास हो सके। ठीक है, इसके लिए बहुत सारी कंपनी भी है जो बहुत सारी चीज़ें करती हैं। जैसे वहाँ के आसपास के लोगों को क्या करती हैं, स्वच्छ जल उपलब्ध करा देती हैं, वहाँ का वातावरण स्वच्छ कराती है, वहाँ पार्क वगैरह बनवा देती हैं बच्चों को खेलने के लिए। बच्चों को खेलने के लिए स्कूल्स वगैरह, प्ले स्कूल्स और स्कूल्स भी उनकी पढ़ाई वढ़ाई के लिए, और हॉस्पिटल वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनियाँ करती है जिससे कि अपना वो सामाजिक उद्देश्य को पूरा करती हैं। अगला है विनियोजकों को पर्याप्त लाभ। विनियोजक कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स को विनियोजक कहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी के जो प्रतिभूति खरीदते हैं। ठीक है, आज व्यवसाय का इतना स्तर बड़ा हो गया है कि उस पर एक या कुछ व्यक्तियों का स्वामित्व ना होकर हजारों व्यक्तियों का स्वामित्व हो गया है। व्यवसाय का उद्देश्य इनको पर्याप्त लाभ देने का होना चाहिए। मतलब कि पहले क्या होता था कि छोटा छोटा व्यवसाय एक व्यक्ति उसको चला लेता था, लेकिन आज के व्यवसाय इतने बड़े हो गए हैं कि उनका स्वामित्व कोई एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति नहीं रह गए, उनके स्वामित्व हजारों व्यक्ति हो गए हैं। कैसे कहोगे, हजार व्यक्ति किसी एक कंपनी का मालिक कैसे हो सकते हैं? तो मैं बताऊं, जो कंपनियां होती हैं वो अपने कंपनियों की शेयर्स को बेचती हैं, शेयर्स बेचती हैं, तो उस शेयर को खरीदने वाला उस कंपनी का भी मालिक बन सकता है, बनता है, या कह सकते हैं उसका अधिकार उस कंपनी के ऊपर हो जाता है। तो उस अब जो कंपनी को लाभ हो रहा है उसमें उस शेयर होल्डर का भी, जिसने उसका शेयर खरीद रखा, उसका भी उतना ही लाभ है, लाभ का वो है अधिकार जितना कि अन्यों का है। ठीक है, तो विनियोजकों को पर्याप्त लाभ, मतलब कि जिसने आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं उनको भी एक पर्याप्त लाभ देना चाहिए, तभी वो आगे चल के आपकी कंपनी के शेयर्स को दोबारा से खरीदेंगे और आपसे लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। वरना अगर वो आपकी कंपनी के शेयर्स को नहीं खरीदेंगे तो आपके पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो आप कार्य नहीं कर पाएंगे, जिससे आपका व्यवसाय नहीं चलेगा, ठप हो जाएगा, बंद होने के कगार पर आ जाएगा। इसलिए उन्हें भी एक उचित लाभ देना चाहिए। और लास्ट है रोजगार उपलब्ध कराना। आज बेरोजगारी समाज की सबसे बड़ी समस्या है। व्यवसाय का उद्देश्य इस समस्या को दूर करने का होना चाहिए। सब बेरोजगार पड़े हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार घूमते रहते हैं इधर उधर। तो ये एक सामाजिक उद्देश्य है कि हर कंपनी रोजगार उपलब्ध कराए और समाज की समस्या को दूर करे। ठीक है, अब लास्ट आ जाती है कि व्यवसाय में लाभ की भूमिका क्या क्या है। अगर कोई व्यवसाय चल रही है तो उसमें लाभ किस तरीके से अपना रोल अदा करती है उसमें, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला है लंबे समय तक जीवित रहने के लिए लाभ बहुत आवश्यक है। अगर कोई व्यवसाय चाहता है कि लंबे समय तक जीवित रहे तो उसके लिए उसे लाभ प्राप्त करना बहुत उचित है। जिस तरीके से एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार एक व्यवसाय को जीवित रहने के लिए लाभ की आवश्यकता होती है।
क्योंकि लाभ से ही सारे काम होते हैं, लाभ से पैसा आएगा तो अन्य कार्य आगे बढ़ते हैं। अगला है अति शीघ्र विकास के लिए। अगर आप अति शीघ्र विकास करना चाहते हैं अपने व्यवसाय का, तो उसके लिए भी लाभ का होना बहुत आवश्यक है। विकास करना किसे कहते हैं? जैसे कि अभी आप एक प्रोडक्ट का उत्पादन कर रहे हैं, तो आगे चल के 2 प्रोडक्ट का उत्पादन करेंगे, तो ये यहाँ पर विकास हो गया। पहले एक था, अब 2 हो गए, तो ये विकास हो गया। इसके लिए भी लाभ का, उचित लाभ आपके पास रहना चाहिए, ताकि तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट में आप पहले से लगे पड़े हैं, अगर दूसरे प्रोडक्ट पे जाएंगे तो जितना कार्य आप पहले कर रहे हैं उसका डबल कार्य आपको पहले करना पड़ेगा। कर्मचारी भी ज़्यादा लगेंगे, कच्चे माल होते हैं जो वो भी ज़्यादा लगेंगे, मशीनरी वगैरह सब बढ़ेंगी, तो उनके ऊपर खर्चा बढ़ेगा। तो उसके लिए लाभ होना अति आवश्यक है, तभी आप शीघ्र विकास कर पाएंगे। कुशलता वृद्धि के लिए, जो कुशलता वृद्धि है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए भी लाभ का होना बहुत ही आवश्यक है। अब किसी भी व्यवसाय की एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है? 2 तरीके से बढ़ती हैं, 2 इसके स्रोत हैं बढ़ाने के। पहला खुद का बॉस और दूसरे कर्मचारी। बॉस इसीलिए व्यवसाय चलाता है ताकि उसको अच्छा खासा लाभ होगा, और कर्मचारी इसीलिए काम करते हैं कि उनको अच्छा खासा सैलरी, बोनस जो भी है वो सब उनको मिलना चाहिए। तो उचित लाभ होगा तभी बॉस को भी पैसा मिलेगा, लाभ होगा उसका, और उचित अगर लाभ होगा, प्राप्त लाभ होगा, तभी कर्मचारियों को भी अच्छी खासी सैलरी दे पाएगा, बोनस दे पाएगा, जिसके वजह से कर्मचारी और बॉस दोनों अपने पूरे अच्छे से अच्छे काम को करने की कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्दी काम को करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, कुशलता में वृद्धि होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी व्यवसाय की। ठीक है। अगला है प्रतिष्ठा व पहचान बनाने के लिए। प्रतिष्ठा व पहचान बनाने के लिए भी लाभ का होना बहुत ही आवश्यक है। हर व्यवसाय यह चाहता है कि उसकी कंपनी का, उसके व्यवसाय की प्रतिष्ठा बढ़े और एक अलग ही पहचान हो। तो इसके लिए व्यवसाय में लाभ का होना बहुत ही आवश्यक है, जिसके लिए बहुत सारी चीज़ें करती हैं वो, जैसे कि ग्राहकों को कम कीमत पर अच्छी किस्म की वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं। ठीक है। कर्मचारियों को पर्याप्त पारिश्रमिक देती हैं, जो अंशधारी हैं उनको पर्याप्त लाभांश देती हैं, जिससे कि सभी क्या रहें, इनकी कंपनी से खुश रहें। इससे क्या होगा कि अगर आपने किसी कर्मचारी को अच्छी खासी सैलरी दी है और सारी सुविधाएं दी हैं, तो अगर वो बाहर जाता है किसी दूसरे के पास, तो वो कहेगा नहीं भाई, ये कंपनी हो, जेन्युइन कंपनी है, अच्छी खासी सैलरी देती है, सारी सुविधाएं देती हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी कंपनी की पहचान बढ़ेगी और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। ठीक है। अगला है लास्ट, अधिक लाभ अर्जित करने के लिए। अगर आप अधिक लाभ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पहले आपके पास लाभ होना चाहिए। अगर आप अधिक पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पहले पैसा लगाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास पहले पर्याप्त लाभ होना चाहिए, जिससे कि आप अपने व्यवसाय का विकास करेंगे। अगर आप अपने व्यवसाय का विकास कर पाते हैं तो सीधी सी बात है, अगर आपके व्यवसाय का विकास हो गया तो अधिक लाभ भी ज़रूर अर्जित करेंगे। तो ये है हमारी व्यवसाय में लाभ की भूमिका, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। लास्ट और देख लेते हैं व्यवसाय, पेशा और रोजगार में अंतर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है। या तो व्यवसाय पेशा का पूछ लेगा, या पेशा रोजगार का, या तो रोजगार और पेशा का, या व्यवसाय रोजगार का। मतलब इन तीनों में से जरूर किसी न किसी 2 में अंतर वो पूछता है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इनकी स्टार्टिंग कैसे होती है, ये शुरू कैसे होते हैं। तो जो व्यवसाय है, अगर आवश्यक हो तो वैधानिक कार्यवाही द्वारा शुरू किया जा सकता है, अन्यथा इसके लिए कोई वैधानिक कार्य ना हो तो भी ये स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनके लिए वैधानिक कार्यवाही की जाती है, तभी वो स्टार्ट हो सकती हैं। पेशा, संबंधित अधिकारी से प्रमाण पत्र लेकर शुरू किया जा सकता है। अगर आप पेशा करना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए उससे संबंधित जो भी अधिकारी है वहाँ से प्रमाण पत्र लेकर आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं। रोजगार में नियुक्ति पत्र से, ज्वाइनिंग लेटर से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। कार्य की प्रकृति कैसी होती है, तो व्यवसाय की प्रकृति उत्पादन तथा क्रय विक्रय की होती है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना और क्रय विक्रय करना ही व्यवसाय की प्रकृति होती है। और पेशे की प्रकृति व्यक्तिगत सेवाएं होती हैं। जो एक पेशेवर होता है व्यक्तिगत सेवाएं देता है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं या डॉक्टर आपके पास आ रहा है, तो वो उस टाइम वो आपको अपनी सेवा दे रहा है और व्यक्तिगत दे रहा है। ठीक है। रोजगार में समझौते के अनुसार कार्य करना होता है। ठीक है। विनियोग क्या होता है, व्यवसाय में आवश्यकता होती है विनियोग की, इन्वेस्टमेंट की। विनियोग का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है व्यवसाय में, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है व्यवसाय के लिए, क्योंकि उसमें मशीनरी, फर्नीचर वगैरह बहुत सारी चीज़ें, लैंड वैंड सब कुछ देखना पड़ता है। और पैसे में इसमें भी आवश्यकता होती है, लेकिन व्यवसाय से कम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है। और रोजगार में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती ही नहीं है, क्योंकि आप किसी और के यहाँ काम करते हैं। देखते हैं जोखिम कितना है। तो जो व्यवसाय है इसमें जोखिम बहुत ज़्यादा है, जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि यहाँ पर हर पग हर स्टेप पर आपको यहाँ पर क्या होती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर आपने सामना कर लिया, उसको संभाल लिया, सॉल्व कर लिया, तो आप सफल हो सकते हैं, वरन्यथा आपको हानि हो सकती है। तो यह अधिक जोखिम होता है, जो व्यवसाय होता है वो अधिक जोखिम होता है। और जो पेशा होता है इसमें भी जोखिम होता है, लेकिन कम जोखिम होता है। और रोजगार में तो कोई भी जोखिम होता ही नहीं है। औपचारिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो व्यवसाय की जरूरी नहीं है कि औपचारिक योग्यता हो, ठीक है, लेकिन पेशे के लिए एक बहुत ही जरूरी है ये औपचारिक योग्यताएं होना बहुत ही जरूरी है, जो कि आचार संहिता में निर्धारित किया जाता है। जो मैंने पढ़ाया पीछे, पेशे में आचार संहिता का होना आवश्यक है, उसी में से ये सारी चीज़ें निर्धारित की जाती हैं कि न्यूनतम योग्यता कितनी होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार रोजगार के लिए भी जरूरी है, लेकिन सभी रोजगारों के लिए जरूरी नहीं है। कुछ रोजगार ऐसे भी होते हैं जिनके लिए आचार संहिता की औपचारिक योग्यताएं की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। इनके उद्देश्य क्या होते हैं? तो व्यवसाय का लाभ कमाना होता है, आपको पता है। पेशे में सेवा द्वारा आय, सेवा करो और पारिश्रमिक लो। और नौकरी में, रोजगार में वेतन और मजदूरी मिलती है। हित का हस्तांतरण कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो व्यवसाय में कर सकते हैं, हित का अपना हस्तांतरण कर सकते हैं, लेकिन पेशा में नहीं कर सकते और रोजगार में भी नहीं कर सकते। ठीक है। कुशलता की परख कैसे होती है? लाभ द्वारा होती है। व्यवसाय में लाभ द्वारा होती है कि पता लगता है लाभ से ही, अगर ज़्यादा लाभ हुआ तो हाँ अच्छी बात है, कुशलता बढ़ रही है। अगर हानि हो रही तो कुशलता नहीं हो रही। ठीक है। इसी प्रकार सेवा की क्वालिटी से पेशा के अंदर हम कुशलता की परख करते हैं। और रोजगार में समर्पण भावना द्वारा, अगर कोई कर्मचारी पूरी समर्पण से अपना कार्य कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, इससे उसकी कुशलता का परख होता है। आचार संहिता कैसी होती है देख लेते हैं। व्यवसाय में नहीं होती, व्यवसाय में कोई भी आचार संहिता नहीं होती, पेशे में होती है। पेशे में आचार संहिता होती है, जिसके अंतर्गत इसको बहुत सारी कायदे कानून रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ये इसको फॉलो करने के लिए बाध्य होता है, जैसा मैंने पीछे बताया। रोजगार में आचार संहिता नहीं होती, अनुबंध होता है। ठीक है। रोजगार में अनुबंध होता है, इसको इसी के अनुसार चलना होता है। तो ये हो गया हमारा व्यवसाय, पेशा और रोजगार में अंतर। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, जो करना वो कर लो, इसे याद लेकिन कर लेना, पेपर में 100% पूछा जाना ही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने बताई, व्यवसाय एक परिचय, आपका जो एक्सरसाइज 1.1 है वो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो कमेंट कर देना, उसका आपको तुरंत रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने ग्रुप में दिया हुआ है। वहाँ पर आप अपनी तुरंत ही इमीडिएटली क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे वहाँ पर आपको। ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपकी एक्सरसाइज 1.2 के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और बेल को ज़रूर ऑल पर सेट कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन से मिस ना रह जाओ। कमेंट करके बताना जो भी समस्या आई, समझ में आया नहीं आया, कुछ भी कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो कमेंट कर देना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो बिजनेस स्टडी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपके साथ आपकी अगली एक्सरसाइज के साथ नई वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।